चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जो नाम है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका एक बार स्केच देख लेते हैं। हिस्टोरिकल स्केच, यानी ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है ना, हमें लगता है कि गवर्नमेंट अभी पॉलिसीज़ बना रही है, मतलब कुछ समय से। ऐसा नहीं है। ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है ना, बहुत पहले से बनती आ रही हैं। इवन एंशिएंट इंडिया के अंदर में भी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो राजा महाराजा होते थे उन पॉलिसीज़ को बनाया करते थे। तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये अभी नहीं बनी हैं कि आप सोचो आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने टैक्स लेना शुरू कर दिया, पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दिया। ये पॉलिसीज़ राजा महाराजाओं के समय में भी बनाई जाती थी और उसका भी डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। फिर ब्रिटिश रूल में कैसी पॉलिसीज़ थी, आज़ादी के बाद हमने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई, और आज़ादी के बाद भी हमारा जो पॉलिसी स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1950 से 1990 और 1990 के बाद। यानी 1950 से लेकर के 1990 तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी रही, और 1990 के बाद पॉलिसीज़ चेंज हुई तो क्यों हुई और क्या क्या चेंजेस आए वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका स्कोप क्या है, इन पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और 1991 के बाद में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई, जिसको शॉर्ट में हम एलपीजी भी बोलते हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इस चैप्टर में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आईएफडीआई और ओएफडीआई के बारे में। तो कुल मिलाकर के चैप्टर जो आपका 6 to 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। आप इसको क्विकली रिवाइज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट ये है कि अभी अगर आप इस क्लास को, इस वीडियो को सुन रहे हैं तो जल्दी से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या अगर आपके पास ये मटेरियल है तो वाह, बहुत अच्छी बात है, ताकि साथ साथ आप मेरे साथ वो पॉइंट अंडरलाइन करते जाएं और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको हाईलाइट करते जाएं, और मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन गाइस, शुरू करें। चलिए लेट्स बिगिन। आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है लीगल प्रोसेसेस, टैक्स पॉलिसीज, लीगल प्रोसेसेस, टैक्स पॉलिसीज, बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ एनी नेशन फॉलोज फ्रॉम दी गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्या क्या आता है गवर्नमेंट पॉलिसी से, क्या क्या आता है उस कंट्री का, उस लीगल प्रोसेस क्या होगा, उसकी टैक्स पॉलिसीज क्या होंगी, बिजनेस पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का आपका जो तरीका होगा वो कैसा होगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका सी फाइनल में चैप्टर भी है, आप कह सकते हो पूरा एक सब्जेक्ट है। इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है ना, हर कंट्री में वेरी करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं। देखो, आप कल को किसी भी कंट्री में जाकर के प्रैक्टिस करते हो, या कोई आपका क्लाइंट है जो किसी और कंट्री में स्टैब्लिश है, तो आपको वहाँ के लीगल प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ की टैक्स पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, वहाँ का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा है। और ये सारी चारों की चारों चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट पॉलिसी से डिराइव होती हैं। डिराइव का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बेस होती है इन सब चीज़ों का। तो किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट कैसी है, उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, बांग्लादेश का एग्जाम्पल। बांग्लादेश के अंदर में ना एक पॉलिसी है कि वहाँ पर आप सेकेंड हैंड फॉरेन कार को बेच सकते हो। देखो लिखा हुआ है इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड फॉरेन कार इज अलाउड बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में अलाउड है तो क्या ज़रूरी है कि बाकी कंट्रीज में भी अलाउड होगा? आंसर इज़ नो। जैसे इंडिया में आप इम्पोर्टेड फॉरेन कार्स को जो है नहीं बेच सकते हो, तो अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। अब बांग्लादेश में रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो कंपनी उसका फ़ायदा कैसे उठाती है? जैसे टोयोटा ने किया। टोयोटा स्टीयर दिस पॉलिसी टू देयर फेवर, अपनी फेवर के लिए उन्होंने काम किया। व्हाट दे डिड, सेकेंड हैंड टोयोटा कार्स आर सोल्ड इन नंबर्स थ्रू टोयोटा अप्रूव्ड डीलर्स इन ढाका। जो बांग्लादेश में ढाका है वहाँ पर टोयोटा क्या करती है, अपनी जो फर्स्ट हैंड कार या कह सकते न्यू कार जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में बेचती है। फिर वहाँ पर उनको ऑप्शन देती है कि भैया आपकी सेकेंड हैंड कार अगर आप बेचना चाहते हो वो हमें वापस बेच दो। तो टोयोटा को फ़ायदा क्या हो गया कि भैया जब वो नई कार बेचती है अलग अलग कंट्रीज़ में तो साथ साथ ऑप्शन दे देती है बायबैक का, तो लोग बड़े खुश होकर ले लेते हैं। और फिर उस बायबैक को, यानी बायबैक करने के बाद, उन कारों को खरीदने के बाद वही कारें वो बांग्लादेश में बेच देती है। इसको रिफर्बिश कार भी बोलते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा अपडेट करके, कोई छोटी मोटी कमी है तो उसको पूरा करके। अब ये देखो, अब ये टोयोटा कंपनी का फ़ायदा हो गया, मतलब नई कार ज़्यादा बिक रही हैं और जो बायबैक होकर के कारें आ रही है वो भी बिक रही हैं, लेकिन कहाँ पर? बांग्लादेश में बिक रही हैं। अब बांग्लादेश में क्यों बिक पा रही है? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ करती है ना। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में भैया अगर कोई फॉरेन कंपनी अपनी कारें बेचना चाहती है तो उसके लिए क्या पॉलिसी है? इन इंडिया नो फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स आर अलाउड टू सेल इंपोर्टेड कार्स। लो, यहाँ तो अलाउड ही नहीं है।
दे नीड टू फॉर्म होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी। होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी का मतलब है भैया इंडिया में उनको एक पूरी अपनी कंपनी खोलनी पड़ेगी 100% सब्सिडरी, मतलब यहाँ पर पूरा पैसा लगा करके 100% एक नई कंपनी खोलनी पड़ेगी, तब वो यहाँ पर अपनी कारें बेच सकती है, वो भी यहाँ मैन्युफैक्चर करके। या फिर एक तरीका और है, भारत के अंदर में अगर वो कार बेचना चाहती हैं उनको यहाँ पर जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा किसी यहाँ की कंपनी के साथ में, ठीक है। अब टोयोटा क्या करती है, टोयोटा मैन्युफैक्चर कार्स इन इंडिया एज ए जॉइंट वेंचर विद किर्लोस्कर मोटर्स। तो भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोयोटा ने क्या किया, जॉइंट वेंचर क्या किसके साथ किया। तो ये मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट पॉलिसी से बिजनेस पॉलिसीज भी डिराइव होती हैं। बिजनेस पॉलिसीज देखो, गवर्नमेंट पॉलिसीज इम्पैक्ट बिजनेस पॉलिसीज ऑल्सो। जैसे वॉल्वो जो कंपनी है उसकी पॉलिसी क्या है, दे ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, हर एक को रिस्पेक्ट के साथ वो ट्रीट करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, जेंडर आइडेंटिटी, नेशनैलिटी, एथनिक रीजन, ओरिजिन, रिलीजन, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एनी डिसेबिलिटी। तो वोल्वो कंपनी क्या करती है, वो भी इन गवर्नमेंट पॉलिसी से अपनी पॉलिसी डिराइव करती है और वो सबको बराबर ट्रीट करती है, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो, उसकी आइडेंटिटी कुछ भी हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी ओरिजिन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कोई भी धर्म का हो, है ना, एज, इवन फिजिकल डिसेबल जो पीपल होते हैं उनको भी कंपनी इक्वल ट्रीट करती है और अपनी कंपनी में जॉब देती है। तो ये तो हो गया बेसिक फ्रेमवर्क किसका, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज का, ठीक है। अब चलते हैं इसके बारे में, आगे चलते हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया, इंडिया में जो पॉलिसीज बनी कब से बनी, देखो आपने यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, सुना है, आपको लगता होगा बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, नहीं। अगर आप देखो तो ओल्ड एज यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में, वो उनका नाम था तक्षशिला, वैशाली और नालंदा, ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है। और इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो भारत में थी, जिनका नाम था तक्षशिला, वैशाली और नालंदा। अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना कि पॉलिसीज ऐसा नहीं कि अभी बनाई जाती हैं, बहुत पुरानी पॉलिसीज हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ग्रेट इंटेलेक्चुअल गुरु ऑफ द एम्परर चाणक्य आउटलाइन द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द स्टेट। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, पब्लिक पॉलिसी ऑफ द स्टेट किसने बनाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, ही ऑथर द बुक अर्थशास्त्र। देखिए जहाँ जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ताकि जब आप रिवाइज करें ना तो उन पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जो यहाँ पर अंडरलाइन पॉइंट किए गए ना, इसको अंडरलाइन कर लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से आएंगे बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चंस, फुल कवरेज हो जाएगी चैप्टर की। जो पॉइंट मैं अंडरलाइन नहीं करवा रहा उसको आप गो थ्रू करना चाहे कर सकते हैं आप, एक बारी सिर्फ गो थ्रू कर लेना एक बारी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जो पब्लिक पॉलिसी ऑफ द स्टेट है वो किसने बनाई, चाणक्य ने बनाई, ठीक है। दूसरा ये आ सकता है चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी, अर्थशास्त्र, कौटिल्य शास्त्र, इस तरीके से यहाँ पर आपसे अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी बुक लिखी। अब आता है ही ऑथर द बुक अर्थशास्त्र, अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड पब्लिक पॉलिसी। यानी पब्लिक पॉलिसी जो आज हम चैप्टर पढ़े इसके ऊपर एक बुक भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर चलते हैं आगे, अशोका द ग्रेट रूल्ड मगध, ही इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मनी। दूसरा पॉइंट यहां पर क्रिएट होता है आपका। फिर उसके बाद गुप्ताज है, गुप्ताज ने पॉलिसी बनाई टैक्सेस की, ट्रेड की, वॉरफेयर की, ये तीसरा पॉइंट आपका यहां पर मार्क कर लीजिए। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, आपने पद्मावत पिक्चर जरूर देखी होगी, वहां पर अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर भी प्ले किया था, वो भी आपने जरूर देखा होगा। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंजेंट टैक्स रिफॉर्म लेकर आया था, मतलब उसने सबसे ज्यादा टैक्स लेवी किए थे। अगर आपको लगता है कि भैया इंडियन गवर्नमेंट बहुत टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है, जीएसटी बहुत ज़्यादा है, तो भैया ये आज नई बात नहीं है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने समय में बहुत ज़बरदस्त टैक्स लगाए थे। कहा जाता है वो 70-80% तक टैक्स लेता था, मतलब जितना आपने कमाया उसका 70% टैक्स पे करो भाई साहब। तो ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है कि बताओ भैया पब्लिक पॉलिसी ऑफ द स्टेट कौन लेकर आया था, चंद्रगुप्त मौर्य लेकर आया था, चाणक्य लाया था, अशोक लाया था, गुप्ताज लाए थे, अलाउद्दीन खिलजी लाया था। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको बड़ा ध्यान देना है यहाँ पर भी, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। इसके अलावा अकबर द ग्रेट, लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस अंडर द लीडरशिप ऑफ टोडरमल। यानी कि लैंड से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी लेकर आया पास्ट में, वो कौन था, अकबर, ठीक है। और किसकी लीडरशिप में था, टोडरमल की। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है ये, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपका एमसीक्यू बहुत अच्छा बनता है। जैसे लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस बाय हुम, तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अशोका, गुप्ता, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इस तरीके से आपको ऑप्शन दी जाएंगी यहाँ पर।
तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद अब ब्रिटिश राज की बात करते हैं। दादा भाई नारोजी, थ्रू हिज सेमिनल वर्क, his book Poverty and Un-British Rule in India drew attention to the drain of wealth from India to Britain. They introduced zamindari system to extract maximum revenue from the Indian peasants. Peasants होता है छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे किसान, जो कि छोटे छोटे किसान थे। ब्रिटिश रूल में भी, ब्रिटिश राज में भी पॉलिसीज बनाई गई थी, जमींदारी सिस्टम बनाया गया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट कर सके, जिसको आपने सुना होगा लगान, एक पिक्चर भी आई थी लगान। तो वो लगान की फॉर्म में उनसे टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये न्यू नहीं है भैया, रिवेन्यू कलेक्ट करने की पुरानी पॉलिसीज़ हैं, सिर्फ अब उनका फॉर्म बदल गया है, ठीक है। फिर आज़ादी के बाद की बात करते हैं। फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन 1948। 1948 के अंदर में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई कि इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप किया जाएगा, यहाँ पर एक शायद आपका क्वेश्चन भी बनता है। हाँ, 1948 के अंदर में IFCI को लॉन्च किया गया था। किसको? IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में है टॉपिक, ठीक है। इस चैप्टर में नहीं है बट आगे आपके सिलेबस में तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए ना बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस बनाए, चाहे IFCI हो गया, इसके अलावा SIDBI हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अभी आपके कोर्स में नहीं है, पहले आपके इसी फाउंडेशन कोर्स में हुआ करता था, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 5 के अंदर में, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा ICICI ये भी इनकॉर्पोरेट किया गया। ICICI बैंक की बात नहीं कर रहा, ICICI कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था। फिर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा पंचवर्षीय योजनाएं, यानी 5 ईयर प्लान। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च इन 1951। ये और ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन से ईयर में आई थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। The Industrial Policy Resolution 1956 was to usher in an era of direct ownership of government in business through departmental undertakings. Departmental undertaking number 1, statutory corporation number 2, government companies number 3. In sectors private investment was either not able or willing. अब हुआ क्या, पंचवर्षीय जब योजनाएं आई, 5 साल का जो प्लान गवर्नमेंट लेकर आई, उसके तहत गवर्नमेंट ने सबसे पहले, मतलब आप कह सकते हो 50 के बाद, 1990 से पहले गवर्नमेंट का सारा जो जोर था वो पब्लिक सेक्टर पे था। अब गवर्नमेंट क्या करती थी, पब्लिक सेक्टर में किस तरीके से अपनी इस बिजनेस को डेवलप करती थी, या तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बनाई उन्होंने नंबर 1, जैसे रेलवे की बात करें, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें। उसके अलावा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बनाई। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस वो होती है बेसिकली जो एक्ट पास करके बनाई जाती है, जैसे LIC, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनीज आई बहुत सारी, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज में आप कह सकते हो मारुति सुजुकी। तो गवर्नमेंट ने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जब 1951 में पहले गवर्नमेंट ने 5 साल के प्लान्स बनाए, और वो किस तरीके से बनाए, 3 तरीके से, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज। बेसिकली इसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। तो गवर्नमेंट का सारा जोर पब्लिक सेक्टर पे था, प्राइवेट सेक्टर पे नहीं था। लेकिन हुआ क्या, पब्लिक सेक्टर, अब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से कितना ग्रो कर पाती है भाई, कहीं ना कहीं लिमिट आई। गवर्नमेंट का पैसा भी लग रहा था, रिवेन्यू के सोर्सेज भी नहीं थे उस समय में। अगर आप देखो 50 से लेकर के 1990 तक हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही स्लो पेस पे था, GDP बहुत स्लो थी, रिवेन्यू के सोर्सेज नहीं थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो उस समय में गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होने लग गया। 1990 के अंदर में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो 3 हफ्ते के रिजर्व के बराबर रह गया। मतलब 1990 में गवर्नमेंट के पास सिर्फ इतना पैसा था कि वो 3 हफ्ते का इंपोर्ट कर सकते थे, दैट्स इट। और आपको पता होगा मैक्सिमम चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। फिर 1991 आप कह सकते हो, उस समय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, जिसको हम बोलते हैं LPG भी बोलते हैं, और कई जगह पर NEP भी लिखा होगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, वन एंड सेम थिंग। तो उसको जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो 3 फॉर्म में आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसलिए इसको नाम दिया जाता है LPG, ठीक है।
अब एक कंपैरिजन यहां दिया हुआ है कि 1950 और 1990, ठीक है, पॉलिसी रिजी मिड 50 में कैसा था और सिंस 1990 से अब कैसा है, जरा इसको एक कंपैरिजन करके देखते हैं। 1950s में सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी और हमारा डोमिनेंट सेक्टर जो था वो पब्लिक सेक्टर था, मतलब बिजनेस मैक्सिमम जो था वो गवर्नमेंट के हाथ में था, या तो वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फॉर्म में था, या वो राष्ट्रीय कॉर्पोरेशन की फॉर्म में था, या फिर वो गवर्नमेंट कंपनी की फॉर्म में था। लेकिन 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 बाद में क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी आ गई, यानी गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट का जो रोल था वो इंक्रीज हो गया 1990 के बाद। जो पॉलिसी है 1990 में उसमें प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा छूट दी गई, तब हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी बनी। उसके बाद आता है हमारा डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस, यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग थी, यानी कि 5 ईयर्स प्लान्स यूज़ किए जाते थे इकोनॉमिक प्लान करने के लिए और इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए, यानी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। लेकिन 1990 के बाद मार्केट मैकेनिज्म आ गया, यानी कि मार्केट पे छोड़ दिया गया, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट इंप्रूव करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अब मार्केट डोमिनेंट हो गई 1990 के बाद। उसके बाद में अगर हम बात करें पॉलिसीज़ की, तो बड़ी क्लोज इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1990 तक। उसके बाद ओपन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ गई 1990 के बाद। गवर्नमेंट की बात करें बिजनेस में, एक्वायरिंग कमांडिंग हाइट्स थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी 1950 से लेकर के 1990 तक सारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर था, और जो मैंने आपको बताया 3 फॉर्म में था। उसके बाद 1990 के बाद क्या हुआ, स्टेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस एज एक्सेप्शन, प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट का सारा जो फोकस था वो किस पर आ गया, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। क्लियर, ये तो हो गया कंपैरिजन। अच्छा, एक रह गया रेगुलेशन एंड कंट्रोल, रोल ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू प्राइवेट बिजनेस। यहाँ पर सारा कंट्रोल और रेगुलेशन गवर्नमेंट का था, लेकिन यहाँ पर रेगुलेशन हो गया लिबरल, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। किसको, प्राइवेट सेक्टर को। भाई कहाँ चले गए भाई, इधर इधर आ जाओ, ठीक है। और इसको मुझे नहीं लगता करने की ज़रूरत है। लाइफ ड्यूरिंग 1970 1990 अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो, सबसे बेस्ट बात बताऊं मैं आपको, आपके घर में ज़रूर ग्रैंड पेरेंट्स या ओल्ड एज पीपल होंगे, उनसे डिस्कस करना एक बारी, ठीक है। बहुत फ़ायदा होगा आपको कि उनसे पूछना कि दादाजी या दादी जो भी आपके घर में एजड पीपल हैं, उनसे पूछना कि 1970s में, 80s में, 1990 में, यानी 1990 से पहले क्या हुआ करता था। यू विल फाइंड ए ड्रास्टिकल डिफरेंस। उनसे ज़रूर पूछना कि बसेस कैसे चला करती थी, रेलवे का सिस्टम क्या था उस समय, टेलीफोन की कैसे कैसे टेलीफोन सिस्टम था। मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उस समय क्या इंटरनेट का इरा था या नहीं था, उस समय एटीएम थे कि नहीं थे, बैंकिंग सिस्टम कैसा हुआ करता था उस समय में, बहुत चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा हुआ करता था, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा हुआ करता था, एक बार पूछना, आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके अलावा आप ये भी पूछ सकते हो कि हमारा जो एयर ट्रांसपोर्ट था वो कैसा था, ये सारी चीज़ें। और आज आप जानते ही हो, आज प्रेजेंट एरा तो आप देख ही रहे हो, जस्ट हैव ए गुड कंपैरिजन आप करना उसको, आपको देखना बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। और इसको मैंने बहुत ज़्यादा चैप्टर 3 में भी कवर किया है क्योंकि वहाँ बहुत सारे चेंजेस आए थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं गाइस। हाँ, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लो। फिजिकल पॉलिसीज क्या होती है और मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसीज रिलेटिंग टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर खर्चा करेगी वो फिजिकल पॉलिसी में तय होता है उसके तहत, और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करेगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। नॉन टैक्स मतलब पेनल्टीज लगा करके, या फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू के। आपको एक छोटा सा बात बता दूं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल, अभी लेटेस्ट न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट का जीएसटी से जो रेवेन्यू है वो पर मंथ की बात करो, पर मंथ हैज क्रॉस्ड 1.40 लाख करोड़। लॉकडाउन से पहले ये लगभग 99,000 यानी 1 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था। अभी रिसेंट में जीएसटी का जो कलेक्शन है पर मंथ, एक महीने की बात कर रहा हूं, वो 1.40 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो आप सोच सकते हो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सोर्स, और ये सिर्फ एक जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं, इसके अलावा पता नहीं कितने टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, इसके अलावा आप प्रॉपर्टी टैक्स है, आप रजिस्ट्री कराने जाते हो वहाँ पर टैक्सेस लगते हैं ना, और भी बहुत सारे हैं। तो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से होगी, वो सारा कहाँ तय होता है, फिजिकल पॉलिसी में तय होता है। और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, पॉलिसीज रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज,
इन सब की पॉलिसीज होती हैं वो मॉनेटरी पॉलिसीज में आती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, मतलब फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कैसे रेज करेंगे, ये लाइन आपको दे देंगे, ये वाली यहाँ से यहाँ तक लाइन दे देंगे, बोलेंगे बताओ ये कौन सी पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी, मतलब ये एग्रीकल्चर पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, दे विल आस्क यू लाइक दिस वे। अच्छा, फिर आता है सेक्टोरल पॉलिसी। क्या होती है सेक्टोरल पॉलिसी का मतलब होता है पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसी, और यहाँ पर इसके बारे में दिया भी हुआ है ना। जैसे एग्रीकल्चर की पॉलिसी, पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में आप पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सेक्टोरल पॉलिसी। पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में पॉलिसी बना रहे हो, वो होती है सेक्टोरल पॉलिसी। इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, अभी मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल। पॉलिसीज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, ये किस में आएगा, सेक्टोरल पॉलिसी, यानी पर्टिकुलर सेक्टर की पॉलिसी बनाना, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आते हैं 5 मोस्ट सिग्निफिकेंट मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर, कौन कौन से भैया। नंबर 1 जीडीपी, नंबर 2 इन्फ्लेशन, नंबर 3 लो टैक्स, नंबर 4 इंटरेस्ट रेट, नंबर 5 मॉडरेट एक्सचेंज रेट। अब ये कैसे इंपैक्ट करते हैं इसके बारे में इन्होंने एक समरी दी हुई है, बहुत अच्छी समरी है, इसको हम सीधा यहीं डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 जीडीपी, देखो जीडीपी जितना राइजिंग होगा इकोनॉमिक उतनी ऑप्टिमिस्टिक होगी, उतनी डिमांड एक्सपेक्टेशंस होगी, उतनी ग्रो करेगी। और आपने देखा होगा कि अभी गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या है, ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना, ये टारगेट है जीडीपी को लेके जाना। तो जीडीपी जितनी राइज करेगी उतनी हमारी इकोनॉमी राइज करेगी। इन्फ्लेशन जितना मॉडरेट होगा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। भैया महंगाई बढ़ेगी तो दिक्कत आएगी, आप भी जानते हो, महंगी चीजें दिक्कत करती है कि नहीं करती हैं। टैक्स जितना लोअर होगा उतना बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इंसेंटिव होगा इन्वेस्टर्स के लिए, पोस्ट टैक्स बिजनेस इनकम ज्यादा बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट की बात करें, जितना लोअर होगा उतना कॉस्ट ऑफ फंड्स हमारी लो हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो, है ना, उतने ही ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेंगे। देखो इंटरेस्ट जो होता है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। आप अगर बिजनेस में पैसा लोन लेकर के लगा रहे हो और लोन ही बहुत महंगा है तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। तो इंटरेस्ट रेट जितना लोअर होगा उतना अच्छा है। एक्सचेंज रेट जितना मॉडरेट होगा उतना बेटर है। एक्सचेंज रेट मतलब डॉलर कंपेयर टू रुपीज़, है ना। तो अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये यहाँ पर भी क्वेश्चन क्रिएट आपसे किया जा सकता है कि भैया बताओ जीडीपी राइजिंग अच्छी होती है, मॉडरेट अच्छी होती है, लोअर अच्छी होती है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए, टैक्स रेट कैसा होना चाहिए, इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, एक्सचेंज रेट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। अब उसके बाद चलते हैं ड्राफ्ट पॉलिसीज आर पुट। अच्छा, पॉलिसीज के बारे में है, पॉलिसीज जो बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है। जो ड्राफ्ट पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है और उनसे कमेंट मांगे जाते हैं कि बताओ आपका व्यू पॉइंट क्या है इन पॉलिसीज के ऊपर में। क्रिटिक मांगे जाते हैं, सजेशन मांगे जाते हैं। अगर आपको लगता है कोई नेगेटिव पॉइंट है इसके अंदर में, कोई नुकसान हो सकता है वो बताओ, कोई सजेशन है इसको इंप्रूव करने के लिए वो बताओ, वो सब मांगे जाते हैं। उसके बाद पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाता है। द पॉलिसीज थस फ्रेम्ड आर देन इंप्लीमेंटेड फॉर देयर इम्पैक्ट इज फेल्ट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज लेकर आती है। ऐसा नहीं कि पॉलिसीज थोप दी कि भैया बाउंड है आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आते हैं उसमें कमेंट्स मांगे जाते हैं, क्रिटिक मांगे जाते हैं, सजेशन मांगे जाते हैं, ठीक है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इज एन इंस्टीट्यूशन टू इंप्लीमेंट गवर्नमेंट्स मनी एंड क्रेडिट पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो भी मनी और क्रेडिट पॉलिसीज आती हैं वो आरबीआई जो है इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। इट हैज सेवरल इंस्ट्रूमेंट सच एज बैंक रेट टू इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, बैंक रेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप सप्लाई ऑफ मनी की बात करें, क्रेडिट की बात करें। द वॉल्यूम एंड कॉस्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस थ्रू इंटरेस्ट रेट इन मनी मार्केट। और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कॉस्ट ऑफ मनी की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, उसको इम्पैक्ट करता है। ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज ड्राफ्ट करती है अलग अलग एजेंसियों के थ्रू। जैसे मॉनेटरी रिलेटेड पॉलिसीज आरबीआई के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है। और सेक्टोरल पॉलिसीज बहुत सारी डिस्कस की जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट अपनी इंश्योरेंस सेक्टर की पॉलिसीज इसके थ्रू रेगुलेट करती है। ये हम चैप्टर में भी पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो मोनोपोली से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती है वो CCI उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा एक ट्राई है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। और ये दो टॉपिक हम चैप्टर 5 में आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, पढ़ेंगे।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट पूछा जा सकता है कि पॉलिसीज कैसे किस स्टेप्स में बनाई जाती है। तो ये 5 स्टेप है। पहले पॉलिसी कंटेक्स्ट बनाया जाता है, उसका कंटेंट ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन उसको बनाएगा, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको लागू किया जाएगा, और वो मार्केट में उसका कैसे मार्केट उसको पार्टिसिपेट करेगी। हालांकि यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो स्टेप्स है 5 स्टेप इसके जो पॉलिसी फ्रेम को इंप्लीमेंट करने में किए जाते हैं। हाँ, यहाँ ये हो सकता है कि ये पूछा जा सकता है 4th स्टेप कौन सा है, 3rd स्टेप कौन सा है, 1st स्टेप कौन सा है पॉलिसी फ्रेमवर्क का। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन यहाँ नहीं है। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पॉलिसीज होती है, ये जो प्रोसेस होता है बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, इंप्लीमेंट करती है, फिर पब्लिक का फीडबैक लेती है, फीडबैक फिर वापस जाता है, फीडबैक वापस जाता है, उसको फिर चेंज किया जाता है, फिर लागू किया जाता है, फिर फीडबैक आता है, फिर चेंज किया जाता है। इसलिए इसको बाय डायरेक्शनल कहते हैं, दोनों डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। तो ये इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पॉइंट आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ सकता है ना, कि जो पॉलिसीज होती है बाय डायरेक्शनल होती है, यूनि डायरेक्शनल होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ना, इसको मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका सबसे बड़ा कारण है यहां पर 4 ऑप्शन है, नंबर 1, 2, 3 और 4। अब जहां 4 ऑप्शन होती है भाई, वहां तो एग्जामिनर के पास में बल्ले बल्ले है, क्योंकि इसको एमसीक्यू ड्राफ्ट करना बहुत आसान है, ये 4 ऑप्शन में दे देगा। यानी कि अब हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिसीज के बारे में, प्रोटेक्टिव पॉलिसीज, रेस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव, फैसिलिटेटिव और डेवलपमेंट पॉलिसीज। 4 तरीके की पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, कोई भी पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगा और आपसे पूछ लेगा, बताओ ये कौन सी पॉलिसी है, प्रोटेक्टिव है, रेस्ट्रिक्टिव है, रेगुलेटिव है, ये फैसिलिटेटिव है। तो भैया 4 ऑप्शन रेडी है। तो ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर एमसीक्यू आने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो इसको मार्क कर लेना। अब बात करते हैं, एक एक पॉलिसी को डिस्कस करते हैं हम लोग फटाफट। प्रोटेक्टिव पॉलिसीज का मतलब होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बिजनेस। बिजनेस को प्रोटेक्शन देने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है बेसिकली वो प्रोटेक्टिव पॉलिसी होती है। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, मिड 50 से लेकर के 80s तक, यानी कि 1950 से लेकर के 1980 तक 30 साल तक गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा था एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ने 1950 से 1980 तक पॉलिसीज थी कि भैया कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में पैर नहीं रख सकती। तो आपने देखा होगा कि उस समय फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में हुआ नहीं करते थे, कारण यही था, रेस्ट्रिक्शन। अब आप बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया गया? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे खुद के जो इंडियन बिजनेस हैं वो ग्रो कर सके। इंडियन फर्म्स ग्रो इन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। अच्छा, इसका एक एग्जांपल अभी हमने डिस्कस भी किया था। आपने देखा था कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आकर के कार बेचना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो यहां पर आकर के पहले कंपनी बनानी पड़ेगी, फिर वो काम कर सकती है। भाई मैन्युफैक्चर करे यहाँ पर, यहीं पर कंपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग करे, यहीं पर सेल करे, एक तरीका, ताकि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, यहाँ का रॉ मटेरियल यूज हो, यहाँ का बिजनेस ग्रो करे, या फिर इंडियन कंपनी के साथ वो जॉइंट वेंचर करे। तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है ना। वो क्यों लगा रखी है? ताकि बिजनेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इंडियन कंपनीज के लिए। क्लियर हो गया? दूसरा आता है रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। क्या होती हैं? दे कर्ब ऑन बिजनेस ग्रोथ लेस्ट इट शुड बिकम डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड पब्लिक एट लार्ज। रेस्ट्रिक्शन की बात अगर करें हम, तो यहां पर जो इंडियन कंपनीज हैं उन पर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। सर इंडियन कंपनीज में रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जा रही है? ताकि वो मोनोपोली ना लेकर आ जाए। एग्जाम्पल तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है भारत में, यानी कि मोबाइल सेक्टर, नेटवर्क आता है ना, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि वो एक कंपनी को नहीं दिया जाता? एक कंपनी को दिया जाता है कभी भी? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट लाइसेंस की ऑक्शन करती है टेलीकम्युनिकेशन के, और ऐसा नहीं वो एक कंपनी को देती है, पूरा का पूरा एरिया एक कंपनी के पास नहीं है। आपने देखोगे इंडिया के अंदर में एयरटेल भी चलता है, ठीक है, एयरटेल के अलावा इस समय जियो भी चल रहा है, वी भी चल रहा है, और बहुत सारे नेटवर्क है आपके यहाँ पर, और अलग अलग नेटवर्क चलते होंगे। तो क्या गवर्नमेंट एक ही कंपनी को नेटवर्क नहीं दे सकती है? नहीं देती है। ये रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज में आता है ताकि कोई भी कंपनी मोनोपोली ना बना दे। मान लो जियो इस समय नंबर 1, 2, 3 पर, इस समय जियो एयरटेल की बात करें तो नंबर 1, 2, 3 पे इनकी पोजीशन अप डाउन हो रही है। तो गवर्नमेंट ये भी तो कह सकती है भैया सारा का सारा नेटवर्क एक ही कंपनी को दे दे। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अगर एक ही कंपनी के पास में सारा ये सेक्टर चला गया तो फिर अपनी मनमानी करेगी।
तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए देखो यहां लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ ए फर्म इनटू ए मोनोपोली और अ डोमिनेंट पोजीशन माइट एंडो इट विद इकोनॉमिक पावर, उसके पास इकोनॉमिक पावर आ जाएगी, फिर वो क्या करेगी, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेगी, है ना, और उनसे हायर प्राइस चार्ज करेगी और उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई क्वालिटी के लिए, कहीं ना कहीं क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो यहां पर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाती है। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है MRTP एक्ट, ठीक है, MRTP एक्ट, जिसको हम बोलते हैं मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ये उसकी फुल फॉर्म है। लेकिन ये एक्ट अब अबॉलिश हो चुका है भाई, ये एक्ट अब अबॉलिश हो चुका है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अरे अभी तो आप बोल रहे थे बेटे इसकी जगह नया एक्ट आ गया, अब उस नए एक्ट का नाम क्या है, द एक्ट वाज सब्सिक्वेंटली रिपील्ड, नाउ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया लुक्स इनटू दिस एस्पेक्ट। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, CCI, ये चैप्टर 5 में हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट है क्या। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोपोली को रोकने के लिए अभी कौन सा एक्ट है, अगर प्रेजेंट एक्ट की बात करें CCI था, ये एक्ट पहले कौन सा एक्ट था, मतलब इसका पुराना नाम क्या है हम लोग, तो वो था MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। क्लियर हो गया। तो ये आ जाता है हमारे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज में। फिर आता है हमारे रेगुलेटरी पॉलिसीज। रेगुलेटरी पॉलिसीज मतलब रेगुलेशन, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया TRAI, ये बनाया गया, क्यों बनाया गया, ताकि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर में अगर उसको रेगुलेट करना है, मान लो जियो कंपनी कोई गलत काम करती है, उस पर फाइन लगाना है, उसको रोकना है, नोटिस देना, कौन देगा उसको, ट्राई। मान लो एयरटेल जो है कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आ जाए जिससे ओवरऑल कंपटीशन में दिक्कत आती है या कंज्यूमर को नुकसान होता है, तो इस पर कंट्रोल कौन करेगा, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझ गए, ये रेगुलेटरी पॉलिसीज है, रेगुलेशन की, नॉर्मल रूटीन में रेगुलेट करना। इसका एक एग्जांपल और मैंने आपको बताया था IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपके चैप्टर 5 में है, हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, है ना। CCI हो गया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटरी पॉलिसीज में आता है, उसके तहत बनाया गया था। इसके अलावा RBI है जो बाकी बैंकों को रेगुलेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट करता है। गॉट इट। चलें आगे फटाफट जल्दी से। यस, such policies aim at putting in place an institutional setup for the organized function of relevant activity or market, ताकि और the institutional setup might comprise the Ministry of Railways। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक्ट बनाया जाए, इवन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी है, ठीक है, और मिनिस्ट्री अथॉरिटीज विद इन मिनिस्ट्री भी हो सकती हैं, जैसे DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और सम ऑटोनोमस एंटिटीज भी बनाई जा सकती हैं रेगुलेट करने के लिए। एग्जाम्पल दे रखा है RBI, ठीक है, RBI रेगुलेट, देखो ये वर्ड क्या है, रेगुलेट, यानी ये रेगुलेशन के लिए बनाया गया है, मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, फॉरेक्स मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। सेबी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, तो ये गुड एग्जांपल है ना, ये भी गुड एग्जांपल है ना। और सेबी भी आपका जो है चैप्टर 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे थॉरली, राइट। रेगुलेट्स द कैपिटल इक्विटी बॉन्ड एंड डेरिवेटिव मार्केट, कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट, बॉन्ड, डेरिवेटिव मार्केट्स। डेरिवेटिव क्या होता है चैप्टर 6 में डिस्कस करूंगा, चिंता मत करो। चैप्टर 6 के अंदर में ना आपकी जो है ना बिजनेस टर्मिनोलॉजी, वहां पर इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, इक्विटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया हुआ है, डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, सब वहां पर डिस्कशन है, ठीक है। अब ये देखो IRDAI एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए IRDAI बनाया गया। अब बात करते हैं फैसिलिटेटिव पॉलिसी। फैसिलिटेटिव पॉलिसीज होती हैं फैसिलिटेशन के लिए, ताकि बिजनेस ग्रो कर सके, उसको हेल्प करने के लिए। ये कैसे करेगा, देखो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये रहा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया ताकि स्किल को डेवलप किया जा सके। देखो जितने लोग स्किल्ड होंगे उतना हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, है ना। तो गवर्नमेंट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया, किस लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेंड हो सके और हमारे बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड लोग आ सकें, स्किल डेवलप हो सके। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, ये एग्जांपल दे देंगे ये वाला और आपसे पूछेंगे बताओ ये कौन सी पॉलिसी के तहत आता है, रेस्ट्रिक्टिव है, रेगुलेटिव है, फैसिलिटेटिंग है, प्रोटेक्टिव है। तो भाई क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता, वेरी इंपॉर्टेंट ना। या लाइक दबा दे फटाफट जल्दी से, नीचे लाइक का बटन दबा दो फटाफट, बड़ी देर से नहीं दबाया आप लोगों ने, ठीक है। और भाई शेयर जरूर कर देना इसको। चलो अब बात करते हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा था 1990 के बाद, अब उसके बाद आते हैं, ठीक है। देखो ये लिखा 1991, उसके बाद तब आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसको NEP के नाम से भी जानते हैं, LPG के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लिबरलाइजेशन। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये आपने शायद देखो, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपने नहीं पढ़ा होगा, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों ने इसको 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, कोई बात नहीं, जो नॉन कॉमर्स है वो भी पढ़ लो। भैया कॉमर्स वालों आप भी पढ़ लेना, हाँ कुछ नया है यहाँ पर,
सोचो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, ना 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 ना, डेफिनेशन आएगी यहां पर देखो। लिबरलाइजेशन मींस रिमूव और लूजन दी रेस्ट्रिक्शन, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया 1991 के बाद में रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन को हटाया। रेस्ट्रिक्शन कौन सी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, बताता हूं भाई, अभी बताता हूं। दिस हैपेंस वाया डिसमेंटलिंग ऑफ लाइसेंसिंग। अरे भाई एक बात बताऊं, 1991 से पहले ना हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था सिवाय शादी के लाइसेंस के, समझे? मतलब अब शादी करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, पहले वो रजिस्ट्रेशन नहीं था, बाकी हर काम के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। अब बताओ एक बात बताओ, अगर हर बिजनेस में हर काम के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उस समय तो भाई इंटरनेट भी नहीं था, ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं था, फाइलें गवर्नमेंट में मूव करती थी स्लोली स्लोली स्लोली, तो कैसे बिजनेस ग्रो करेगा बताओ? अब आपको मान लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है, उसके लिए 6 महीने लग जाए अगर सोचो, तो भाई आप तो काम धंधा ही बंद कर दोगे यार। और आज की डेट में अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना ना 15 दिन में आपके पास, सोचो कितना चेंज आ चुका है आज की डेट में ना। तो पहले लाइसेंस प्रथा थी, ठीक है, अब लाइसेंस प्रथा हटा दी गई, ठीक है। ईजिंग ऑफ अप्रूवल लेना आसान हो गया है, सिस्टमैटिक लूजनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट ने अपना सारा कंट्रोल लूज कर दिया, यानी कि कम कर दिया। तो यहां पर एक डेफिनेशन भी दे रखी है, लिबरलाइजेशन में बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ द एनलार्जमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। भाई ये डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, बोले डेफिनेशन देके बोलेगा बताओ ये क्या है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, क्वेश्चन बनता है भाई, मार्क कर लेना। चलो अब देखो रेस्ट्रिक्शन कौन कौन सी हटाई। द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व सोलिली फॉर पब्लिक सेक्टर, मैंने बताया ना 1950 से लेकर के 1990 तक गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में सबसे ज्यादा जोर था, और पब्लिक सेक्टर 3 फॉर्म में था। कौन कौन सा था? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फॉर्म में, और दूसरा कौन सा था बताओ बताओ, भूल गए? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट कंपनीज, हाँ गवर्नमेंट कंपनी की फॉर्म में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फॉर्म में, और क्या था? कुछ याद था? नहीं था, पीछे जाकर के देखो, 3 फॉर्म में बताया था मैंने। अरे यार मतलब वही वाली बात है ना, ऐसा मत करो यार, आगे छोड़ पीछा छोड़, मतलब आगे बढ़ते जाओ पीछे छोड़ते जाओ। कहाँ गया कहाँ गया, दिखाओ जरा, बच्चों को दिखाओ जल्दी से, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ गया भाई? अरे भैया 3 फॉर्म कौन कौन सी थी? अरे भैया कहाँ गया ना, कहाँ गया? लाओ लाओ, नहीं दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग सोचोगे फिर भूल गए है ना, फिर भूल गए हम लोग। भाई ये रहा, नंबर 1 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नंबर 2 स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, नंबर 4 गवर्नमेंट कंपनीज। भाई क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे ना। तो 1990 से 1950 तक की बात होगी, 1990 से आगे की बात करें हम लोग, ठीक है। आ जाओ वापस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ग्रेट, ठीक है। तो हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, ठीक है। ये कॉर्पोरेशन लिख लेना यार, लो जी, ठीक है। अब आ जाओ, द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व सोलली फॉर पब्लिक सेक्टर विच यूज टू कवर 18 इंडस्ट्री। उस समय 18 इंडस्ट्री थी जो केवल पब्लिक सेक्टर में ही आ सकती थी, मतलब वो 18 इंडस्ट्री केवल इसी फॉर्म में काम करेंगी। तो प्राइवेट तो है ही नहीं ना इसमें भैया, जैसे आयरन, स्टील, हैवी प्लांट, मशीनरी, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मिनरल, ऑयल, माइनिंग, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिस्टम। अरे भाई सारा का सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, तो प्राइवेट में ग्रो कैसे करेगा भाई? अब 1991 के बाद में उसको केवल 3 पर ले आए, केवल 3। कौन कौन से 3? नंबर 1 डिफेंस एयरक्राफ्ट एंड वॉरशिप, नंबर 2 एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, नंबर 3 रेलवे ट्रांसपोर्ट। हालांकि रेलवे स्टेशन भी प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं अगर आप देखो तो, यानी गवर्नमेंट ने 18 इंडस्ट्री को रिजर्व कर रखा था, कोटा सिस्टम भाई, हाँ, कि 18 इंडस्ट्रियां केवल और केवल पब्लिक सेक्टर में ही काम करेंगी, प्राइवेट वालों को अलाउड ही नहीं था भाई। फिर अब उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर का दायरा सिर्फ 3 इंडस्ट्री तक लिमिट कर दिया भैया। अब प्राइवेट सेक्टर को बोला आप खुल के काम करो इन सारे सेक्टर में। अब आप देखो ना, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, पहला प्राइवेट बैंक कब आया? 1994 में आया। पहला टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो लाइसेंस जो दिया गया था वो एयरटेल को दिया गया था 1995 के अंदर में। बात समझ पा रहे हो? यानी कि उससे पहले सारे बैंकिंग सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर में आते थे। पहला प्राइवेट बैंक 1994 में आया भाई।
1993 में एक्सिस बैंक को लाइसेंस मिल गया था। हाँ, मुझे पता है चैप्टर 3 आपको याद है, मुझे मालूम है चैप्टर 3 में मैंने पढ़ाया था ये कि पहला एक्सिस बैंक को लाइसेंस 1993 में मिल गया था और 1994 के अंदर में सारे जो बैंक थे इन्होंने फंक्शनिंग स्टार्ट की थी, एक्सिस ने, HDFC ने और ICICI बैंक ने, है ना। इन तीनों ने 1994 में अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट की थी और 1995 में एयरटेल को पहला लाइसेंस मिला था, पहला प्राइवेट नेटवर्क इंडिया में। तो कब है? 1991 के बाद। इवन सेबी एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1991 के बाद। 1992 में इसको लाइसेंस मिला था, यानी एक्ट पास किया गया था, ठीक है। ICI आपका कब बना? 1949 के अंदर बना, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, बट वो पब्लिक सेक्टर में आता है ना, ठीक है। 1949 ये। चलो आगे आ जाओ। अब देखो, लाइसेंसिंग अबॉलिश्ड, ऑलमोस्ट अबॉलिश कर दिया था, लेकिन कुछ सेक्टर में अभी भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे अल्कोहल के अंदर में, सिगरेट के अंदर में, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव कोई है, अगर कोई कैसा केमिकल है जो एक्सप्लोड कर सकता है, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत है। एरोस्पेस के अंदर लाइसेंस की जरूरत है। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के अंदर में अभी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और ये जरूरी भी है यार। अब देखो ना, ये सेक्टर ऐसे हैं, अगर इसमें लाइसेंस की जरूरत ना पड़े तो भाई फिर तो बवंडर मच जाएगा। यहाँ लाइसेंस की जरूरत है। आई होप मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। बड़ी अच्छी रिवीजन होगी अभी, थोड़ा सा चैप्टर और फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है। तब तक लाइक तो दबा दो यार। हाँ, अच्छा शेयर भी कर दिया इतनी देर में, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट्स बाय लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस नीडेड ए सेपरेट क्लियरेंस अंडर द MRTP एक्ट। भैया MRTP अब क्या हो गया है? CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले MRTP एक्ट बनाया गया था, इसीलिए बनाया गया था MRTP एक्ट कि भैया जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है ना, उनकी मोनोपोली ना हो जाए, चाहे वो टाटाज है, बिरलाज है, अंबानी है, कोई भी है, वो उनकी मोनोपोली ना हो जाए कंट्री के अंदर में, इसलिए MRTP एक्ट लाया गया। अब उसका नाम हो गया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रहेगा। ग्रेट ग्रेट। चलो अब आगे चलते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू मैनेजरियल अप्रोच ऑफ चेंजिंग द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ वन और मोर गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूशंस। यानी गवर्नमेंट ने अब क्या किया, अपने जितने पब्लिक सेक्टर थे ना, सबको प्राइवेट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। वो कैसे सर? बेचना शुरू कर दिया बेटे, कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। वो कैसे? अभी डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक है, चिंता मत करो, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन कैन बी एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ हायर फ्लेक्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ इनोवेशन, ठीक है, कॉस्ट सेविंग, और ये सारे फायदे थे कि भाई देखो प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है, जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर में चीज़ें सस्ती होती हैं क्योंकि कंपटीशन होता है, और प्राइवेट कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, कस्टमर ओरिएंटेड होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, इनोवेशंस आता है। तो प्राइवेट गवर्नमेंट ने किया। प्राइवेटाइजेशन हेल्प इन ए बिग वे टू एनहांस मार्केट पोटेंशियल्स, एनहांसिंग एफिशिएंसी, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस आता है। और ये माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, प्रोलिफिक होता है, रिलायबल होता है, क्वालिटी सुपीरियर होती है और सर्विसेज बेटर होती है। इसलिए भी अब मैंने आपसे भी कहा था ना, प्राइवेटाइज कैसे किया गवर्नमेंट ने, आ गया। प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ? 4 फॉर्म में, 1 2 3 4, और हम इसको क्या लिखेंगे? वेरी वेरी, अरे भाई वेट वेट वेट, एक सेकेंड, पानी गिर गया यार, 1 मिनट। चलिए, हाँ जी, इसको लिखो वेरी वेरी, क्या लिख लिया? इंपॉर्टेंट। अरे वाह, थैंक यू यार, लव यू गाइस। हाँ, इंपॉर्टेंट क्यों मैं हमेशा बताता हूँ, 4 ऑप्शन ऑलरेडी बने हो यार, एग्जामिनर को क्या चाहिए क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए। अब वो क्या करेगा, यहाँ से आपको पॉइंट दे देगा और बोलेगा बताओ ये डेलीगेशन है, डाइवेस्टमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है या डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब जरा समझो इस बात को। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन होता है किसी को अथॉरिटी दे देना। आपने 12th में भी शायद पढ़ा होगा, डेलीगेशन कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। कौन सा चैप्टर था आपका? ऑर्गेनाइजिंग कॉमर्स बिजनेस स्टडी में डेलीगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था। तो यहां पर भी वही बात है, गवर्नमेंट क्या करती है, अब इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, स्कूल। अभी क्या आप बोलोगे सर हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़े। बेटा आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो, ठीक है, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की। क्या प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं 10th और 12th में? नहीं, उनको किसके अंडर एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ता है? बोर्ड के अंदर में। वो बोर्ड किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट के। आता है कि नहीं आता? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कूल्स को प्राइवेट कर दिया। बोले कि आप प्राइवेट स्कूल चलाओ, खुद फीस कलेक्ट करो, खुद खर्चे करो, हम आपका ऑडिट करवा सकते हैं कभी भी, ताकि आप, और फीस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी। भाई प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं उसकी फीस को कम या ज़्यादा गवर्नमेंट कर सकती है, उनके पास पूरा कंट्रोल है।
तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन, यानी पूरी अथॉरिटी दे दी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी किसकी है? गवर्नमेंट की। अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर में कोई भी दिक्कत आती है तो जिम्मेदारी किसको ठहराया जाता है? गवर्नमेंट को। गॉट इट? तो गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैंडल्स फुल्ली और पार्शली। तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट पूरा का पूरा ही उनको अथॉरिटी दे दे, कई बार पार्शली भी उनको अथॉरिटी दी जाती है। द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, देयर इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो डेलीगेशन में हैपन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइजी और ग्रांट। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट है फुल्ली और पार्शली अपनी अथॉरिटी दे सकती है। उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है। और किस किस फॉर्म में डेलीगेशन हो सकता है? नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में, नंबर 2 फ्रेंचाइजी की फॉर्म में, नंबर 3 ग्रांट की फॉर्म में। क्लियर? जैसे आपने देखा बहुत सारे ग्रांट वाले स्कूल भी होते हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल बोलते हैं उनको, जहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट देती है स्कूल चलाने के लिए, है ना। तो दिस इज गुड एग्जाम्पल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। ये अच्छा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, पहले इसको कवर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक को हटाना, दूसरे को उसकी जगह पे लगा देना। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बीएसएनएल, एमटीएनएल ऑलरेडी चल रहे थे, दोनों पब्लिक सेक्टर में थे। अब गवर्नमेंट को लगा कि हम प्राइवेट कंपनी को टेलीकम्युनिकेशन में लेकर आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को एक डर था। डर ये था कि क्या कोई प्राइवेट कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को चला पाएगी गवर्नमेंट के हिसाब से, और अगर नहीं चला पाई तो ब्लंडर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने क्या किया? देखो, जैसे आप कह सकते हो ये प्राइवेट सेक्टर का, यहां नहीं करना चाहिए मुझे, यहां कर लेता हूं। ये पब्लिक सेक्टर का रोल था टेलीकम्युनिकेशन में। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने क्या किया देखो जरा, ये प्राइवेट सेक्टर था, ये गवर्नमेंट सेक्टर, ये पब्लिक सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने क्या किया? इसके रोल को, पब्लिक सेक्टर के रोल को धीरे 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 नीचे लेते आए और प्राइवेट सेक्टर के धीरे 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 रोल को बढ़ाते चले गए। मतलब ऐसा नहीं किया कि एक को बंद कर दिया और दूसरे को एक साथ स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक चीज को हटाना, उसके बदले में दूसरी चीज को ले आना। समझ गए मेरी बात? गवर्नमेंट ने क्या किया? अपना जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में पब्लिक सेक्टर था उसको तो चलाया ही चलाया, साथ में प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे ऊपर उठाया। अब आप खुद देखो, इस समय टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में मोनोपोली तो नहीं कहूंगा, आप ये कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा रोल किसका है? प्राइवेट सेक्टर का। मैक्सिमम आपका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो भी आप नेटवर्क यूज करते हो, जियो का, वोडा का, आइडिया का, वी का, जो भी यूज करते हो, वो प्राइवेट ही तो है ना सारे के सारे। गॉट इट? तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपेंड ग्रेजुअली displaces government entity. Deregulation facilitates privatization if it enables private sector to challenge to government monopoly. और उसको कहता है कि भाई गवर्नमेंट को चैलेंज करो तभी तो डिस्प्लेस कर पाओगे। आज प्राइवेट सेक्टर देख लो, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट को चैलेंज करता है, और इस तरीके के प्राइवेटाइजेशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी एक सेक्टर को कम करना, दूसरे को उठा देना, ठीक है। अब बात करते हैं डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट की। ये दो पॉइंट आपके, ये वाला और ये वाला, इसको समझते हैं। देखो, एक तरीका है, मान लो एक गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर है, ये गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर है और ये पब्लिक सेक्टर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4, 4 यूनिट्स हैं। एक मान लीजिए गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, इसके 4 यूनिट है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? ये वाला यूनिट बेच दिया, ये बेच दिया, ठीक है। एक यूनिट था जो सेपरेबल था, उसको उठा के बेच दिया। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। इसको हम बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का उल्टा डिस इन्वेस्टमेंट। बात समझ आ गई? सेलिंग ए, ये क्या लिखा हुआ है? पोर्शन। अब समझ आ गया? एक पोर्शन को उठाकर बेच देना, यानी जहां पर गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट थी, गवर्नमेंट ने क्या किया? अब उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया कि भैया ये, जैसे स्टील था, टाटा वालों को बुलाया, भाई स्टील अब तुम संभाल लो यार। अब उसका एक पोर्शन मान लो बेच दिया, कोई भी एक पोर्शन, तो उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। कई बार ऐसा होता है कि एक कॉर्पोरेशन ऐसी होती है जिसके पोर्शन ही नहीं होते हैं, मतलब आप उसको पार्ट्स में नहीं बेच सकते हो। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने क्या किया? मान लो यहां पर 100% शेयर गवर्नमेंट का था, अब गवर्नमेंट ने इसमें से करीब 25% शेयर बेच दिया, शेयर सेल कर दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कौन सा हिस्सा सेल किया, बट गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज तो कर दिया ना, उसमें से 25% शेयर लोगों को बेच दिया, पब्लिक को, पब्लिक मतलब प्राइवेट लोगों को बेच दिया कि आप ले लो इसका शेयर।
अब वो कौन सा शेयर है क्या बता सकते हो उसमें? नहीं बता सकते। तो यहां पर जहां पार्ट अलग नहीं हो सकता उसको अपन बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? डाइवेस्टमेंट, या अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट कर देना, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट कर देना, उसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। आई थिंक डिफरेंस समझ आ गया होगा डाइवेस्टमेंट और डिस इन्वेस्टमेंट में। तो गवर्नमेंट सरेंडर्स पार्शियल ओनरशिप, पार्शियल मतलब ये पार्शियल ओनरशिप, एंड सेल्स मेजॉरिटी स्टेक टू वन और मोर प्राइवेट एंटिटी इन कोर्स ऑफ टाइम। अभी 25% बेचा, फिर धीरे धीरे आगे बेचती जाएगी, उसको हम बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। तो दोनों में बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। उम्मीद करता हूं आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, अब दो छोटे से टॉपिक रह गए। एक आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे पहले रेस्ट्रिक्शन थी, अब क्या हुआ? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, अनडाउटली। ठीक है, फॉरेन फंड्स इनफ्लो इन एन इकोनॉमी टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी कि बाहर के लोग जब इंडिया में आके फंड्स लगाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रो करता है, पैसा आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। ठीक है, बिजनेस ग्रो करता है, तो फॉरेन फंडिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। फॉरेन फंडिंग इन गुड सेंस क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज डिमांड। एफडीआई होता क्या है, इसकी डेफिनेशन जरा यहां पर कवर कर लेते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मे बी डिस्क्राइब्ड एज फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू एन एंटरप्राइज इन ए नेशन, नेशन मान लीजिए इंडिया, वो अपने भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया, बाय अनदर एंटरप्राइज लोकेटेड इन डिफरेंट नेशन। डिफरेंट नेशन मतलब किसी और कंट्री, यूएसए से भी हो सकता है, वो चाइना से भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? इंडियन कंपनी के अंदर में कोई बाहर की कंपनी जो दूसरी कंट्री में लोकेटेड है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकती है? यहाँ की कंपनी का स्टेक खरीद लिया, मान लो इंडियन कंपनी में, इंडियन कंपनी का 100% स्टेक था, उसने 20% चाइना को बेच दिया, यानी चाइनीज कंपनी ने इंडियन कंपनी में 20% स्टेक खरीद लिया। ठीक है, वो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ओनरशिप इन ए कंपनी इन द टारगेट कंट्री बाय एक्सपेंडिंग ऑपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इन दैट कंट्री, यानी इंडिया में, तो उसको बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% अलाउड है? क्या कोई भी बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी के अंदर में 100% पैसा लगा सकती है? आंसर इज नो। क्यों नो? देखो जरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि कुछ सेक्टर में 100% तक अलाउड है, यानी बाहर की कंपनी इंडिया में आके 100% तक पैसा लगा सकती है, कुछ में 26% तक लगा सकती है, कुछ में 49% और कुछ में 51%। तो इज दैट क्लियर? एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म। तो किस ये नहीं, आपको यार बहुत लंबी लिस्ट है, आपको ये नहीं जानना किस में 26%। आप सोचोगे सर बताना जरा किस में 26% अलाउड है, किस में 49%, किस में 51%, किस में 100%। नो नीड बेटा, बहुत लंबी लिस्ट है और आपकी लिस्ट अभी कोई काम की नहीं है, बाद में आप उस लिस्ट को गूगल पे सर्च करना, मिल जाएगी आराम से। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बोलोगे वेरी रेज टू द पावर इंफिनिटी भी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है, एफडीआई कहां पर अलाउड नहीं है। देखो दो रूट होते हैं जिसमें कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। पहला रूट होता है गवर्नमेंट रूट, दूसरा होता है ऑटोमेटिक रूट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? छोटे डिफरेंस को समझ लो। ऑटोमेटिक रूट ये होता है कि जहां पर कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई बंदा इंडिया में आकर घूमना चाहता है, टूरिस्ट है, वो घूमना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो डॉलर इंडिया में लेकर आएगा। अब बोलो क्या उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है? नहीं, उसमें ऑटोमेटिक रूट है। ऑटोमेटिक रूट मतलब उन्होंने कुछ एक दायरा बना रखा है, मान लीजिए किसी कंट्री में मान लीजिए उन्होंने अलाउ कर रखा है कि आप $1000 तक इंडिया में ले जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। किसी कंट्री के साथ है वहां पर $5000 है, तो अब ये जो फंड इंडिया में आ रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आ रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब कोई कंपनी इंडिया में लगाना चाहती है तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि भैया मैं $10,000 या मान लीजिए $1,00,000 या $1 मिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो वो ऐसे ही अपने आप नहीं कर सकता, उसको गवर्नमेंट रूट से आना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर एफडीआई प्रोहिबिटेड है, दोनों में, गवर्नमेंट रूट में भी और ऑटोमेटिक रूट में भी। यानी ना तो वो ऑटोमेटिक रूट से यहां पर पैसा लगा सकता है, ना ही गवर्नमेंट रूट से लगा सकता है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग बैटिंग, बिजनेस ऑफ चिट फंड, निधि कंपनी। अब यहां पर ही क्वेश्चन बन सकता है कि क्या यहां पर एफडीआई अलाउड है कि नहीं है? ठीक है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन ये पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
ये कह रहा है एफडीआई इज प्रोहिबिटेड इन एग्रीकल्चर एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब यहां पर अलाउड है, कहां कहां पर अलाउड है, फ्लोरिकल्चर में अलाउड है, हॉर्टिकल्चर में अलाउड है, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स में अलाउड है, एनिमल हस्बेंड्री में अलाउड है, पीसी कल्चर में अलाउड है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल में अलाउड है, मशरूम्स में अलाउड है। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी पड़ेंगी आपको, और बाकी इन सब के अंदर एफडीआई अलाउड है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, वो दे देगा बताओ एनिमल हस्बेंड्री इन विच सेक्टर एफडीआई इज अलाउड। एग्जाम्पल में एक वो दे देगा एनिमल हस्बेंड्री, और इनमें से कोई भी 2 ऑप्शन उठा के दे देगा, सॉरी 3 ऑप्शन, बन गए 4 ऑप्शन। तो आपको क्या आंसर देना होगा, एनिमल हस्बेंड्री में अलाउड है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन दे सकता है नेम द सेक्टर वेयर एफडीआई इज अलाउड। ऑप्शन 1 हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन 2 गैम्बलिंग, ऑप्शन 3 लॉटरी बिजनेस, ऑप्शन 4 एटॉमिक एनर्जी। इस तरीके से क्लियर, क्लियर, ठीक है। अगर नॉर्मल आ जाए एग्रीकल्चर में क्या एफडीआई अलाउड है, नो। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाए एग्रीकल्चर में एफडीआई अलाउड है, आंसर इज नो। अच्छा, इसके अलावा प्लांटेशन एक्टिविटी में भी एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन यहां लिखा हुआ है अदर देन टी प्लांटेशन, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, अलाउड है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, बताओ टी प्लांटेशन में अलाउड है, तो आंसर इज यस। अगर आ गया प्लांटेशन एक्टिविटी में अलाउड है, आंसर इज नो। बी स्पेसिफिक, क्लियर। अच्छा, यहां पर भी एमसीक्यू कैसे बन सकता है, बताओ विच सेक्टर में एफडीआई अलाउड है। ऑप्शन 1 टी प्लांटेशन, ऑप्शन 2 चिट फंड, ऑप्शन 3 गैम्बलिंग, ऑप्शन 4 निधि कंपनी। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, हाउसिंग रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर में एफडीआई अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड मतलब प्रोहिबिटेड, लेकिन यहां पर लिखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब यहां पर अलाउड है। कहां पर, अगर कोई टाउनशिप डेवलप हो रही है वहां पर अलाउड है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन करो रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रेमिसेस का, वहां पर अलाउड है, कोई रोड ब्रिजेस बना रहे हो वहां पर भी अलाउड है, टू दी एक्सटेंट स्पेसिफाइड। एक्सटेंट स्पेसिफाइड का मतलब अगर वहां पर 26% लिखा है तो 26% अलाउड है, 49% लिखा है तो 49% अलाउड है, 51% लिखा है तो 51% अलाउड है, 100% लिखा है तो 100% अलाउड है, जो भी लिमिट हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है, बताओ डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप में अलाउड है, यस। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रीमिसेस में एफडीआई अलाउड है, यस। अगर आगे हाउसिंग रियल एस्टेट बिजनेस में अलाउड है, आंसर इज नो। समझ गए मेरी बात, समझ गए, ओके। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, इसमें भी एफडीआई अलाउड नहीं है। ये टीडीआर क्या होता है, मान लो कोई प्रेमिस, कोई बड़ा वो बन रहा है, आप कह सकते हो कोई सोसाइटी बन रही है बहुत बड़ी, ठीक है। अब उस सोसाइटी में यहाँ पर हमने एक जगह अलॉट कर रखी है स्कूल के लिए। अब जो इसका बिल्डर है या जो कंपनी इसको बना रही है, उसने स्कूल का राइट किसी और को दे दिया बनाने के लिए, ठीक है। तो वहां पर क्या, ये जो टीडीआर, इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, इस राइट को उसने ट्रांसफर कर दिया, क्या यहाँ पर एफडीआई अलाउड है, नो। आंसर इज नो। मैन्युफैक्चर ऑफ सिगार, शिरूर, सिगरौली, सिगरेट्स, टोबैको, टोबैको सब्सटीट्यूट, एफडीआई नॉट अलाउड। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इन टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर कर लेना। अब लास्ट टॉपिक रह गया हमारा एफआईआई, खत्म। ओएफडीआई भी है, छोटे से टॉपिक। एफआईआई क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं इसको। एफआईआई आर लार्ज फॉरेन ग्रुप्स ऑफ सब्सटेंशियल इन्वेस्टेबल फंड्स, मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, जो अलग अलग कंट्री में जहां पर भी स्टॉक मार्केट आप जाते हैं वहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं। दे आर रजिस्टर्ड अब्रॉड, मतलब वो फॉरेन में रजिस्टर्ड होते हैं। उनका पर्पस क्या होता है, इन्वेस्टिंग इन अदर नेशंस। उनकी इक्विटी मार्केट में, हेज फंड में, पेंशन फंड में, म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करते हैं। उसके लिए वो स्ट्रॉन्ग रिसर्च करते हैं भाई, कि कौन सी कंट्री में कौन से फंड में हम इन्वेस्ट करें ताकि ग्रो कर सके, ठीक है। स्पेकुलेशन करते हैं ताकि वहाँ ज़्यादा पैसा कमा सके, और वो अपने फंड्स वहाँ पर पार्क करते हैं। पार्क का मतलब वहाँ इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ की मार्केट को बुलिश बना देते हैं, मार्केट, स्टॉक मार्केट अप हो जाती है। ऑब्वियस ही बात है, मान लो इंडियन के अंदर में कोई एफआईआई है जो $1 मिलियन इन्वेस्ट करता है, तो ऑब्वियसली एकदम मार्केट, स्टॉक मार्केट राइज हो जाएगी, बुलिश इंपैक्ट आ जाएगा। ये ब्लैक रॉक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। ब्लैक रॉक एक एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। इसका क्वेश्चन आपको इसके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में भी मिल जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, और ब्लैक रॉक को जाकर गूगल में जरूर सर्च करना इसके बारे में, आपको याद रहेगा एफआईआई क्या है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये पार्क करते हैं, इसको बोलते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो आपको क्या लगता है कि क्या फॉरेनर ही इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं? नहीं भैया, इंडियन कंपनी भी फॉरेन में इन्वेस्ट करती है, और उसको हम बोलते हैं ओएफडीआई। ओएफडीआई, आउटवर्ड एफडीआई, आउटवर्ड एफडीआई, उसको बोलते हैं ओएफडीआई। यानी इंडियन कंपनीज अब्रॉड में इन्वेस्ट कर रही है। जी हाँ, कर रही हैं। इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। फरवरी 2020 में भारतीय एयरटेल ने
$978.92 मिलियन इन्वेस्ट किया था मॉरिशस में। पीवीआर सिनेमा ने, जो मल्टीप्लेक्स चेन है, आपने देखा होगा पीवीआर सिनेमा, प्रिया विलेज रोड शो के नाम से, करेक्ट, उन्होंने श्रीलंका में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा सन फार्मा जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल, उसने चाइना में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, चाइना में इन्वेस्ट किया है। यानी इंडियन कंपनी भी फॉरेन में जाके इन्वेस्ट करती है और उसको हम क्या बोलते हैं, OFDI। और जरा एक डेटा देखो, जनवरी 2020 में 40% OFDI इंक्रीज हुआ है और करीब $2.1 बिलियन हमारी इंडियन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया बाहर। वाओ, क्या बात है, तालियां इंडिया के लिए, भाई इंडिया ग्रो कर रहा है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। चैप्टर कंप्लीट हुआ, लाइक का बटन जरूर दबा देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया भाई, अभी सब्सक्राइब कर लो यार, पूरा सुन लिया, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।